हाथीखाना, चौथी रंग महल और जो पांचवी गुफा है वो पाठशाला कहलाती है। चरण तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा विदिशा में। चरण तीर्थ विदिशा का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो कि बेतवा नदी के बीच एक टापू पर स्थित है और ये भगवान राम जी के चरणों की पूजा की जाती है यहाँ विदिशा में। इस मंदिर का आकार जो है शंकर जी की पीढ़ी के समान है, शंकर जी की पिंडी के समान है और यह महाराष्ट्रियन स्थापत्य शैली में निर्मित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। किसमें है? महाराष्ट्रियन शैली में है। तो ये जो चरण तीर्थ है वो विदिशा का एक प्राचीन प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो कि बेतवा नदी के बीच स्थित है। अब यहाँ आपको देखना है कि भिंड जिले में स्थित प्रसिद्ध वनखंडेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो भिंड जिले में प्रसिद्ध वनखंडेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वह पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। वनखंडेश्वर महादेव मंदिर भिंड जिले में गौरी झील के निकट स्थित है और ये भगवान शिव जी को समर्पित है और इसका निर्माण 1175 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। वनखंडेश्वर मंदिर जो कि भिंड जिले में स्थित है, यह अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित प्राचीन शिव मंदिर है। अब आता है क्वेश्चन कि कौन सा युद्ध इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया था? ऐसा कौन सा युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों का ब्रिटिश शासन के अधीन ले आया था? तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 में ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध जो है वो ब्रिटिशों ने मराठों को पराजित किया था। भारत ने अपना व्यापक स्थान स्थापित किया। इसके परिणाम स्वरूप इंदौर, नागपुर, रीवा ब्रिटिश नियंत्रण में आए थे और ये आंग्ल मराठा संबंधों का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। किस प्राचीन शहर को परित्यक्त शहर कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा मांडू को। मांडू धार जिले में स्थित एक प्राचीन शहर है, इसे परित्यक्त शहर कहा जाता है और यह परमार वंश की राजधानी था। समुद्र तल से 2000 फीट ऊंचे विंध्य पर्वत पर स्थित है। आपको याद रखना है क्योंकि वो पूरा पर्वत भी दे सकता है, तो आपको याद रखना है कि 2000 फीट ऊंचे पर्वत विंध्य पर्वत पर स्थित है। होशंग ने यहाँ का किला बनवाया था। मांडू अपने दरवाजे, मस्जिद और उपमती महल के लिए भी प्रसिद्ध है। सही जोड़ियों का मिलान करना है, कौन सा सही है? तो जो भोज आ जाएगा वो आ जाएगा आपके विधार में। दुर्गावती गोंडवाना। समुद्रगुप्त का जो याद रखना है, समुद्रगुप्त विदिशा हो जाएगा और अशोका उज्जैन। तो इस हिसाब से सही रहेगा 3, 4, 2, 1। तो इसका आंसर डी आएगा, डी। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का संबंध विदिशा से है। मौर्य सम्राट अशोक उज्जैन से जुड़ा है। रानी दुर्गावती का संबंध गोंडवाना से है, जबकि राजा भोज का संबंध धार नगर से था और ये सभी ऐतिहासिक रूप से मध्य प्रदेश की एक प्रमुख राजधानी और सांस्कृतिक केंद्र माने जाते हैं। आपको यह अच्छी तरीके से याद रखना है। अब आता है खजुराहो में से 64 योगिनी मंदिर किस देवी को समर्पित है? जो खजुराहो में से 64 योगिनी मंदिर है वो किस देवी को समर्पित है? तो इसका आंसर आ जाएगा देवी काली को। 64 योगिनी मंदिर जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है और देवी काली को समर्पित है। ये मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है और इसमें 65 मूर्तियां हैं जिनमें से एक देवी काली की थी और बाकी 64 योगिनियों की यह मंदिर खजुराहो का सबसे प्राचीन योगिनी मंदिर माना जाता है। भारत के 16 महाजनपदों में से कितने मध्य प्रदेश के इतिहास में से है? तो इसका आंसर आ जाएगा 2। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश से संबंधित है, अवंती और चेदी। अवंती महाजनपद का क्षेत्र मालवा में और चेदी का बुंदेलखंड में स्थित है और ये दोनों महाजनपद प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र थे। होलकर राज्य का अंतिम रूप से भारतीय संघ में विलय किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा यशवंतराव होलकर सेकेंड। होलकर राज्य का भारतीय संघ में विलय 11 अगस्त 1947 को यशवंतराव होलकर के शासनकाल में हुआ था। मल्लाराव होलकर इंदौर के पहले शासक थे। तुकोजीराव होलकर फर्स्ट ने राजधानी महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित की थी। जो अहिल्याबाई ये पहले राजधानी इंदौर से महेश्वर लाई थी, फिर तुकोजीराव होलकर फर्स्ट ने राजधानी महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित की थी। तुकोजीराव होलकर थर्ड ने 1914 में इंदौर में यशवंत सागर झील का निर्माण भी करवाया था। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना है कि जो तुकोजीराव होलकर थर्ड है उन्होंने 1914 में इंदौर में यशवंत सागर झील का निर्माण करवाया था। 1818 में मल्लाराव होलकर थर्ड और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो इसका आंसर है मंदसौर की संधि। मंदसौर की संधि 1818 में अंग्रेजों और मल्लाराव होलकर सेकंड के बीच हुई थी और ये संधि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात हुई थी। इससे पूर्व 1804 दौलतराव सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ बुरहानपुर की संधि की थी। कब? 1804 में दौलतराव सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ बुरहानपुर की संधि की थी। मंदसौर की संधि के बाद होलकर राज्य ब्रिटिश संरक्षण में आ गया था। वर्णित सप्तपुरियों में मध्य प्रदेश का कौन सा नगर शामिल है? इसमें वर्णित सप्तपुरियों में तो देखा जाए तो वर्णित सप्तपुरियों में आपका जो है अमरकंटक आ जाएगा, ओमकारेश्वर आ जाएगा और उज्जैन आ जाएगा। सॉरी, इसका आंसर शायद एक ही है। इसका आंसर सिर्फ उज्जैन आएगा। सप्तपुरियों में मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है वो शामिल है। प्राचीन भारतीय साहित्य में उज्जैन को सप्तपुरियों में शामिल किया जाता है। मृच्छकटिकम में इसे देखा जाए तो मृच्छकटिकम में से पुष्प कनक कहा गया। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखना। पूछ सकता है आयोग कि मृच्छकटिकम में उज्जैन को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा पुष्पक वनक। पुष्पक वनक। मेजर लुइस ने इसे नवतारी नगर भी कहा है। किसने? मेजर लुइस ने इसे नवतारी नगर भी कहा है। सप्तपुरी नगर है अयोध्या, मथुरा, माया या हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिकापुरी जो कि उज्जैन है और द्वारका। तो आपको इन 7 के नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। कौन कौन सा आ जाएगा? अयोध्या आ जाएगा, मथुरा,
माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिकापुरा, उज्जैन और द्वारका। उज्जैन का धार्मिक महत्व अत्यधिक प्राचीन है। परमार राजा भोज द्वारा किसे पराजित करने का कारण कहावत है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इसका आंसर आ जाएगा डी, ए एंड बी दोनों, मतलब कलचुरी राजा गांगेय और तेलंगाना के जयसिंह तेलंग के द्वारा, इनके द्वारा ये कहावत कही जाती है। राजा परमार भोज परमार ने गोदावरी नदी के तट पर कलचुरी राजा थे गांगेय और जयसिंह तेलंग को पराजित किया था। इसी कारण कहावत है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली प्रसिद्ध हुई है। राजा भोज एक महान कवि और ज्योतिर्विद थे, जिन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की थी और इन्हीं के नाम पर भोपाल का नाम पड़ा था। राम अलंकृत मंजरी किस साहित्यकार की कृति है? तो इसका आंसर आ जाएगा केशव दास। राम अलंकृत मंजूरी जो है वह केशव दास की एक प्रसिद्ध कृति है और इनकी अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कविक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर और जस चंद्रिका, नक्षिक वर्णन, रामचंद्रिका और छंदमाला। इसको हम फिर से बोल सकते हैं, राम अलंकृत मंजरी जो है वह आचार्य केशव दास की एक प्रसिद्ध कृति है। इनकी अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कविक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्षिक वर्मन, रामचंद्रिका, छंदमाला। वे संस्कृत और ब्रजभाषा दोनों के श्रेष्ठ कवि थे और बुंदेली क्षेत्र का सांस्कृतिक धरोहर है। दर्शान जो है इसमें उनका आधुनिक नाम और प्राचीन नाम का देखना है। तो जो दर्शान है वह विदिशा को कहा जाता है। मानदाता नगरी जो है खंडवा से रिलेटेड है, तो इसका हम देख सकते हैं कि 2 आ जाएगा, ये 20 का आंसर है। दर्शान विदिशा को कहा जाता है। मृगवन जो है वह मुरैना को कहा जाता है। निजाम ए मशरीफ सीहोर को कहा जाता है और मानदाता नगरी तो खंडवा है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। विदिशा का प्राचीन नाम दर्शान था। सीहोर का प्राचीन नाम निजाम ए मशरीफ था। ये आपसे पूछ सकता है क्योंकि आयोग हमेशा प्राचीन नाम पूछता ही है। तो सीहोर का प्राचीन नाम निजाम ए मशरीफ था। मुरैना का प्राचीन नाम मृगवन था और खंडवा का तो प्राचीन नाम मानदाता नगरी है। ये सभी प्राचीन नगर मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण केंद्र भी रहे हैं। पद्म पाणी बुद्ध की प्रसिद्ध पेंटिंग किस गुफा समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं धार जिले के बाघ गांव में स्थित है। कहाँ पर है बाघ की गुफाएं? धार जिले के बाघ गांव में स्थित। और ये गुफा संख्या 2 में प्रसिद्ध पद्म पाणी बुद्ध की चित्रकला पाई जाती है, जिसमें बुद्ध के चेहरे पर सौम्यता झलकती है और इन गुफाओं की खोज 1818 में हुई थी और ये भारत की श्रेष्ठ बौद्ध चित्रकला के भी उदाहरण है। स्वतंत्रता सेनानी मंशू ओझा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? मंशू ओझा का, तो इसका आंसर आ जाएगा बैतूल। मंशू ओझा का जन्म बैतूल जिले के रतामती गांव में गोंड जनजाति के एक ओझा जनजाति में हुआ था, क्योंकि ये ओझा है इसलिए। तो मंशू ओझा का जन्म बैतूल जिले के रतामती गांव में गोंड जनजाति के ओझा जनजाति में उपजाति में होता। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और घोड़ा डोंगरी बैतूल की क्रांतिकारी घटनाओं का नेतृत्व भी किया था। मध्य प्रदेश के प्रमुख आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों में से भी एक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। मंशू ओझा बैतूल से संबंधित है। मध्य प्रदेश को विश्व में ख्याति दिलाने वाला उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र को बजाने में माहिर था? तो इसका आंसर आ जाएगा सरोद वादक। ठीक है, सरोद वादक इसका आंसर है। सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां मेहर संगीत घराने के संस्थापक थे। ये लाइन आपको अच्छे से याद रखना है। और वे सरोद वादन में पारंगत थे। उन्होंने भारत का गौरव कहा जाता है। उन्होंने अनेक प्रसिद्ध राग जैसे कि भुवनेश्वरी, चंद्रिका, अलाप रागों की रचना की थी। आपको ये अच्छे से याद रखना, उनकी रागें कौन कौन सी थी? भुवनेश्वरी थी, चंद्रिका थी, अलाप रागों की रचना की थी। और उनके शिष्यों में अली अकबर खां और अन्नपूर्णा देवी प्रमुख थी। इसके बाद आता है कुमार गंधर्व का पूरा नाम क्या था? तो आपको उनका पूरा नाम जानना है कि पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर आ जाएगा शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली। आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि उनका नाम था शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली। कुमार गंधर्व का मूल नाम शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली था। उन्हें संगीत का कबीर कहा जाता है। संगीत का कबीर। उन्होंने त्रिवेणी गान, असुप्राग विलास और गांधी रागी जैसी रचनाएं थी। तो कुमार गंधर्व का मूल नाम शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली था। उन्हें संगीत का कबीर कहा जाता है। उन्होंने त्रिवेणी गान, असुप्राग विलास और गांधी राग जैसी रचना लिखी थी। मालवा के लोकगीतों को उन्होंने विशिष्ट पहचान दी थी। उन्हें पद्म भूषण और कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। फिर आता है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्रचलित मटकी नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मटकी नृत्य में मटकी का ही प्रयोग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। सॉरी, इसमें आ जाएगा ढोल। मटकी में प्रचलित नृत्य में वाद्य यंत्र पूछा है तो इसका आंसर आ जाएगा ढोल। मालवा क्षेत्र में मटकी नृत्य महिलाओं ढोल की ताल पर करती है और इस नृत्य में सिर पर रखी मटकी जो संतुलन का एक प्रतीक है। प्रारंभ में ये नृत्य पारंपरिक अवसरों पर किया जाता था, लेकिन आज ये मालवा संस्कृति का लोकप्रिय लोक नृत्य बन चुका है और सौंदर्य लय का एक संगम है। चंदेल वंश के शासक ने प्रयाग संगम पर जल समाधि ली थी, तो इसका आंसर आ जाएगा धंगदेव। जी, धंगदेव चंदेल वंश के शासक राजा धंगदेव ने प्रयाग संगम पर जल समाधि ली थी और उनका शासनकाल 950 से 1002 ईस्वी था। उन्हें परमेश्वर और महाराजाधिराज की उपाधियां भी मिली थी। खजुराहो के पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण उनके काल में हुआ था और वे चंदेल वंश के एक प्रमुख शासक थे। तो आपको याद रखना कि चंदेल वंश के जो शासक है धंगदेव, उन्होंने प्रयाग संगम पर जल समाधि ली थी। उन्हें परमेश्वर और महाराजाधिराज की उपाधियां भी मिली थी। परमेश्वर और महाराजाधिराज की उपाधियां। खजुराहो के पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण जो है इन्हीं के काल में हुआ था। दोस्तों मैं इसे रिपीट इसलिए करती हूँ कि आपको इससे बहुत अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि जो भी डिटेलिंग है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? और इसका आंसर आ जाएगा जुलाई 2005 में। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड जुलाई 2005 में हुआ था। और मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का जो गठन है वो जुलाई 2005 में किया गया था। यह राज्य सरकार के वन विभाग के अंतर्गत एक कार्यरत निकाय है। इसका जो उद्देश्य है वो सतत वन प्रबंधन, ग्रामीण आजीविका विकास के माध्यम से इको टूरिज्म को बढ़ावा देता है। और इसका जो मुख्यालय है ना वह भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड कब? जुलाई 2005 में। और इसका मुख्यालय भोपाल में। आपको ये 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से रखना, ये भी याद रखना है कि यह राज्य सरकार के वन विभाग के अंतर्गत एक कार्यरत निकाय है। अब आता है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा राष्ट्रीय इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? कौन सा राष्ट्रीय इकबाल सम्मान जो है? इसका आंसर आ जाएगा उर्दू साहित्य। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान की जो स्थापना है 1986 में की गई थी। ये उर्दू साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार की जो राशि है वो 5 लाख रुपये है। और प्रथम सम्मान दिया था वो अली सरदार जाफरी को मिला था। और ये जो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, प्रथम पुरुष सम्मान जो अली सरदार जाफरी को मिला था। हाल के वर्षों में पुरस्कार जो है प्रोफेसर अली अहमद फातमी प्रयागराज को दिया गया था। अगर आप अभी का करण देखें तो अभी के लिए जो ये पुरस्कार है वो प्रोफेसर अली अहमद फातमी प्रयागराज से रिलेटेड है, उनको दिया गया था। और फर्स्ट किसको दिया गया था? अली सरदार जाफरी को। तो आप देख सकते हैं दोनों में अली अली है, लेकिन जो फर्स्ट मिला था वो अली सरदार जाफरी को मिला था और अभी जो मिला है वो अली अहमद फातमी को मिला है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में से किसे नोबेल पुरस्कार विजेता का जन्म स्थान मध्य प्रदेश में है? किस नोबेल पुरस्कार विजेता का? तो इसका आंसर आ जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी का जन्म 1954 में विदिशा में मध्य प्रदेश में हुआ था। वे बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के लिए विरुद्ध काम करते हैं। उन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। उन्होंने कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की स्थापना भी की थी और दिल्ली के निकट एक मुक्ति आश्रम व बाल श्रम भी शुरू किया था। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा महेश्वर में। ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि निमाड़ उत्सव जो है महेश्वर खरगोन जिले में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। एक तो ये चीज़ याद रखना है कि जो निमाड़ उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? महेश्वर में। और इसकी जो स्थापना है शुरुआत है वो 1994 में हुई थी। ये 3 दिवसीय समारोह है और वर्ष 2022 में संत सिंहाजी की स्मृति में आयोजित किया गया था। यह उत्सव निमाड़ की संस्कृति, लोकगीत और लोक नृत्य का भी एक प्रमुख उदाहरण प्रदर्शन है। मध्य प्रदेश के राजा और उनके वंश की बात करें तो राजा धंग परमार वंश से संबंधित है, राजा मानसिंह तोमर वंश से संबंधित है, यशोवर्मन चंदेल वंश से संबंधित है और क्या कुक्कल कलचुरी वंश से संबंधित है? तो जो गलत है तो उसका आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि राजा धंग परमार वंश से संबंधित नहीं है। राजा धंग का संबंध परमार वंश से नहीं बल्कि चंदेल वंश जिजाग भुक्ति से था। चंदेल वंश की स्थापना जो है वह नन्नुक ने की थी और राजा धंग ने खजुराहो में पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण कराया था। किसने? राजा धंग ने खजुराहो में पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण कराया था। 100 वर्ष से अधिक आयु में प्रयाग संगम पर उन्होंने समाधि ले ली थी। बाकी सब आप ऑप्शन देखेंगे सब सही है। राजा मानसिंह तोमर वंश से आ जाएंगे, यशोवर्मन चंदेल वंश से और कुक्कल जो है वो कलचुरी वंश से आ जाएंगे। तारीख मोहम्मदी में किस बगैर शासक को युग का निरम कहा जाता है? युग का निरम। तारीख ए मोहम्मदी में किस बगैर शासक को युग का निरम कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा वीर सिंह देव को। तारिक ए मोहम्मदी में आपको ये भी याद रखना कि किसमें कहा गया था? तारिक ए मोहम्मदी में वीर सिंह देव को युग का निरम कहा जाता है। निरम एक ईरानी पहलवान था। वीर सिंह देव बघेल वंश के एक महत्वाकांक्षी शासक थे जिनका शासनकाल 1390 से 1438 ईस्वी था। उन्होंने बांधवगढ़ और अमरकंटक तक अपने राज्य का विस्तार किया था। कहाँ बांधवगढ़ और कहाँ अमरकंटक? तो उन्होंने कहाँ से लेकर कहाँ तक इसका विस्तार किया था? आप देख सकते हैं ये पूरा उन्होंने बांधवगढ़ और अमरकंटक तक अपने राज्य का विस्तार किया था और इस दक्षिण क्षेत्रों पर भी उन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया था। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पंजाब में हत्याकांड वर्ष 1931 में हुआ था। चरण पादुका हत्याकांड वर्ष 1930 में हुआ था। झंडा सत्याग्रह जो है 1923 में हुआ था और सराफा सत्याग्रह 1942 में हुआ था। तो इसमें जो गलत है वो बी आ जाएगा क्योंकि चरण पादुका सत्याग्रह 1930 में नहीं हुआ था। चरण पादुका हत्याकांड 14 जनवरी 1931 को छतरपुर में हुआ था, ना कि 1930 में। और इसमें एजेंट फिशर की गोली से 21 लोग शहीद हुए थे। किसने चलाई थी गोली? एजेंट फिशर ने। झंडा सत्याग्रह 1923 सही है और सराफा सत्याग्रह 6 मार्च 1942 सही है। पंजाब मेल हत्याकांड 24 जुलाई 1931। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। पंजाब मेल ये 24 जुलाई 1931 को गठित हुआ था। बिखरे मोती की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी रचनाएं आए से बहुत से साहित्यकार हैं जिनके आपको उनकी रचनाएं याद करनी पड़ेगी। सुभद्रा कुमारी चौहान बिखरे मोती की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 को निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी व कवित्री थी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं झांसी की रानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीरों का केसा हो बसंत और है। उनके काव्य में देशभक्ति और महिला सशक्तिकरण की भावना भी झलकती है। अब आपको ये देखना है कि लोक चित्रकला का कौन सा क्षेत्र सुमेलित है? तो संजय फुले निमाड़ है, समना ही मालवा है क्या, सुरेती निमाड़ या छठी चित्र बघेलखंड है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो सी आ जाएगा। सी गलत है, बाकी सब सही है। संजय फुले निमाड़ सही है, समना ही मालवा सही है और छठी चित्र बघेलखंड सही है। सुरेठी जो है वह निमाड़ की नहीं बल्कि बुंदेलखंड की लोक चित्रकला है। जो सुरेती बोलेंगे या सुरेठी,
तो यह निमाड़ की नहीं बल्कि बुंदेलखंड की एक लोक चित्रकला है, ना कि निमाड़ की। और ये दिवाली पर घर की दीवारों पर बनाई जाती है। निमाड़ की प्रसिद्ध चित्रकला संजा फूली है। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि निमाड़ की जो प्रसिद्ध चित्रकला है वो संजा फूली है, जो नवरात्रि में मनाई जाती है। छठी चित्रकला बुंदेलखंड की परंपरा है, जो नवजात शिशु के छठे दिन मनाई जाती है। कौन सा? छठी चित्र। उसके बाद आता है लोक नृत्यों के राजा की संज्ञा किसे दी गई? लोक नृत्यों के राजा की संज्ञा, तो इसका आंसर आ जाएगा कर्मा। कर्मा नृत्य को लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। जो यह नृत्य जनजातीय संस्कृति का एक प्रमुख अंग है। इसे फसल कटाई के बाद और भाद्रपद मास में किया जाता है। ये समूह नृत्य प्रकृति, परिश्रम और उत्सव की भावना को व्यक्त करता है, जो कि एक मध्य प्रदेश की पहचान है। आता है कि मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में जनजातीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने वाली कितनी दीर्घाएं हैं? मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में जनजातीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने वाली कितनी दीर्घाएं हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा 6। भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आदिवासी जीवन को 6 दीर्घाओं में प्रदर्शित किया गया है। भोपाल में स्थित जो मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय है उसमें आदिवासी जीवन को 6 दीर्घाओं में प्रदर्शित किया गया है, जिनमें से सांस्कृतिक वैविध्य है, काला जगत है, जीवन शैली, देवलोक, छत्तीसगढ़ दीर्घा और स्वरूप दीर्घा शामिल है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जो 6 है कौन कौन सी है? सांस्कृतिक वैविध्य है, कला जगत है, जीवन शैली है, देवलोक है, छत्तीसगढ़ दीर्घा और स्वरूप दीर्घा शामिल है। ये दीर्घाएं जनजातीय समाज की परंपराएं, कला, जीवन और आस्था का चित्र है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सांस्कृतिक वैविध्य जो कि उनकी संस्कृति बताएगी, कला जगत जो कि उनका आर्ट क्राफ्ट का बताएगा कि वो क्या क्या कला करते हैं, उनकी जीवन शैली वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, देवलोक, छत्तीसगढ़ दीर्घा जो कि वहाँ से छत्तीसगढ़ से कनेक्ट है, और स्वरूप दीर्घा शामिल है। उसके बाद आता है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा अतुल्य भारत का हृदय। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का जो ध्येय वाक्य है वह है अतुल्य भारत का हृदय। इस निगम की जो स्थापना है, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में हुई थी। आपको याद रखना है, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो कि भोपाल में की गई थी। और इसका जो उद्देश्य है वह राज्य के पर्यटन स्थलों के प्रचार, पर्यटकों की सुविधा और पर्यटन इकाइयों के संचालन के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना है। विष्णु की वराह अवतार की झांकी जिस गुफा में देखने को मिलती है वह किस जिले में स्थित है? विष्णु जी के वराह अवतार की जो झांकी है वह किस गुफा में देखने को मिलती है? तो इसका आंसर आ जाएगा विदिशा। विदिशा जिले के उदयगिरी की गुफाएं जो है विष्णु जी के वराह अवतार की प्रसिद्ध झांकी देखने को मिलती है। यहाँ कुल 20 गुफाएं मिलेगी आपको। विदिशा के उदयगिरी की गुफाओं में 20 गुफाएं देखने को मिलेगी, जिनमें हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। यहाँ पर विदिशा में 5वीं गुफा में देखें तो वराह अवतार का एक विशाल चित्रण है, जो गुप्तकालीन कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किस शासक के समय हेलियोडोरस ने विदिशा की यात्रा की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा भागभद्र। भागभद्र। हेलियोडोरस ने सुंग वंश के एक राजा थे। भागभद्र के शासनकाल में विदिशा की यात्रा की थी। वो यूनानी राजा एंथियालकिडीस का दूत था। भागभद्र जो सुंग वंश के 90वें शासक थे। विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ या गरुड़ स्तंभ, क्योंकि वो भागवत धर्म से संबंधित थे तो इसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। उनकी धार्मिक सहिष्णुता विदेशी संबंधों का प्रमाण है। तो किसने स्थापना की थी? विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ जो हेलियोडोरस ने की थी। इसके बाद आता है कि चीनी यात्री हैंसांग ने मध्यप्रदेश के किस प्राचीन शहर का नाम उशियना के रूप में उल्लेखित किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा उज्जैन। चीनी यात्री हैंसांग ने उज्जैन को उशियना नाम से उल्लेखित किया है। प्राचीन काल में ये अवंती जनपद की राजधानी थी। दीपवंश को उल्लेख की राजा जो है अच्युतगामिनी ने उज्जैन की स्थापना की थी, दीपवंश में उल्लेख है। और ये नगर व्यापार, शिक्षा और खगोल विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र भी था। मध्य प्रदेश में स्थित मध्य पाषाणकालीन स्थल आदमगढ़ के जिले में स्थित है। तो इसका आंसर आ जाएगा नर्मदापुरम। नर्मदापुरम आदमगढ़ मध्य पाषाणकालीन स्थल है, जो नर्मदापुरम जिले में स्थित है। यह मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले। और ये स्थल जो है पशुपालन और कृषि की प्रारंभिक गतिविधियों से संबंधित है। ये भारत में मानव सभ्यता के प्राचीनतम प्रमाण